हेलो बच्चों, जय हिंद एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लिप। तो आज हम देखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ये असल में आखिरी लेक्चर है मैट्रिक्स का और इसमें हम क्रैमर रूल पहले देख चुके हैं, उसी का ये सेकंड पार्ट बोल सकते हैं। मैंने वहाँ पे भी आपको डिस्क्राइब किया था कि एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व होता है और एक मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व होगा, जो यहाँ पे देखने वाले हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे हम गॉस जॉर्डन मेथड देखेंगे, जिसको मैट्रिक्स मेथड भी देखते हैं, और इन्वर्जन मेथड भी देखेंगे, जो हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने पढ़ा है उसके हेल्प से होगा। ठीक है ना, बहुत ईजी है यार, बहुत इस पर कुछ है ही नहीं। ठीक है ना, और यूजुअली इसको लोग अवॉइड करते हैं मैट्रिक्स मेथड से करना, मैं वो भी बताऊंगा आपको। बट फिलहाल स्टार्ट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ताकि आइडिया तो लगे कि क्या है इसमें, खासियत क्या है और अवॉइड क्यों करते हैं इसको। ठीक है ना, जब हम बात कर रहे हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसमें जो पोर्शन है जैसे टू वेरिएबल टू इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें पहले बताई जा चुकी हैं आपको डिटर्मिनेंट के लेक्चर नंबर 7 में, आई थिंक 6 और 7 में। टू वेरिएबल टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल थ्री इक्वेशंस, थ्री वेरिएबल टू इक्वेशंस, ये जितने पॉसिबिलिटी है ना पहले की सारी बताई जा चुकी हैं। तो अभी हम बात करेंगे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में थ्री वेरिएबल्स थ्री इक्वेशन की। कितनी? थ्री वेरिएबल्स एंड थ्री इक्वेशंस की बात करेंगे, राइट है। केवल इसकी बात करेंगे, इससे पहले का जितना भी है सब आपको डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर्स में मैंने कवर करा दिया है। तो मैं मान लेता हूँ तीन कोई भी इक्वेशन से एक जनरल कंडीशन मान लेते हैं, दैट विल बी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, राइट है, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, एंड सिमिलरली a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, ऑल a1 b1 c1 a2 b2 c2 ऐसे a3 b3 c3 एट d1 d2 d3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दिया कि ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड हियर इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, तीन वेरिएबल हैं, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं सबसे पहले लूँगा मैट्रिक्स मेथड। ठीक है ना, सबसे पहला जो मेथड होगा उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स मेथड, राइट है, मैट्रिक्स मेथड। और इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, दोनों सेम ही है। यूजुअली ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, कोई बात नहीं, मैट्रिक्स मेथड मतलब मैट्रिक्स को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, ध्यान से देखते रहेंगे। होता क्या है इसमें, हम क्या करते हैं, तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल में, ध्यान से देखिए क्या करेंगे, तीन टाइप के मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले हो जाएगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, एक होगा हमारे पास वेरिएबल मैट्रिक्स, सब अभी डिक्टेट करने वाला हूं मैं, बस आप ध्यान देते रहें, और एक होगा एब्सोल्यूट टर्म मैट्रिक्स और कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स, कांस्टेंट टर्म मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लोगे याद हो जाएगा, एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। इसको यूजुअली हम कैपिटल ए से बोलेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन हर जगह बोला गया तो हम भी फॉलो करेंगे। इसको यूजुअली कैपिटल एक्स से बोलेंगे और इसको यूजुअली कैपिटल बी से बोलेंगे। ठीक है, तो अब इनका यूज कैसे होगा दिखाता हूं मैं आपको। तीन इक्वेशंस हमारे पास ऐसे ही रहेंगे, और आप ध्यान रखें कि d1 d2 d3 आपको RHS राइट हैंड साइड में हो। तो मैं इनको आपको दिखाता हूँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। इनके कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं। जो एक्स वाई जेड जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है ना, उनके कोफिशिएंट को मैट्रिक्स को मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलूँगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, राइट है। वेरिएबल मैट्रिक्स जो वेरिएबल टर्म्स क्या है, एक्स वाई जेड, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ये स्मॉल x है, कैपिटल X हमने यहाँ पे लिया है, एंड दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, d1 d2 d3, राइट है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये है a, ये है x और ये है b। इसको हम क्या बोलते हैं, a बोलेंगे ऐसा कुछ, ठीक है ना। ये है x, दिस इज x एंड दिस इज b, राइट है। होगा क्या, ध्यान से देखो, यदि मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, ये 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 इंटू 1 का है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब एक ऐसा ही मिलेगा, और ये भी 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब पहला मल्टीप्लीकेशन आप देखिए क्या होगा, a1x
प्लस b1y प्लस c1z। पहला एलिमेंट क्या आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2z। मतलब इधर क्या बनना है, कुछ ऐसा बनना है, ये टोटल बन जाएगा। यदि मैं इसको फर्दर आपको दिखा देता हूँ कि यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1z, यहाँ बनेगा a2x प्लस b2y प्लस c2z, और यहाँ बनेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d1 d2 एंड d3। राइट है। अब देखो तो सेम ही हो गया ना, दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के हैं तो इसको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं इक्वल मैट्रिक्स के हिसाब से। दिस इक्वल टू दिस, पहला इक्वेशन दिस इक्वल टू दिस, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। मतलब मैं इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो मैं बता भी दिया कि हाँ लिख सकता हूँ। राइट है ना। कोई भी तीन को, कोई बोला सर यहाँ पे 0 0 आ जाए तो वो होमोजीनियस का केस होता है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना। वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है, तो ये बात क्लियर है। इसका मतलब मैं किसी भी ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसमें तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हों, उनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख के मैं एक छोटा छोटा लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, a इंटू एक्स इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दिया नाउ a इंटू एक्स इक्वल टू बी। मुझे क्या निकालना है, x y z, मतलब मुझे वेरिएबल मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, तो मुझे x चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, प्री मल्टीप्लाइड बाई a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाई बाई a इनवर्स। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें आप, a इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो x क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू बी। राइट है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a इनवर्स का हमें पता है ना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड हियर इंटू b। तो ये हमारा होता है मैट्रिक्स मेथड। क्या समझे, ये है मैट्रिक्स मेथड। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टू वेरिएबल टू इक्वेशन होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हो जाएगा ये सिंपल। बट टू वेरिएबल टू इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली कर लिया करो, फिर इन्वर्स निकालना, ये सब टफ काम है ना। टू वेरिएबल टू, यदि दो वेरिएबल हों, यहाँ पे दो ही वेरिएबल हो और दो कांस्टेंट हो, तो क्या करोगे, a1 b1 a2 b2 एक मैट्रिक्स xy और c1 c2, बात खत्म है। वैसे भी सेम ही आएगा, बट सॉल्व ऐसे ही होगा, सॉल्व ऐसे ही होगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, टर्मिनोलॉजी का ध्यान बहुत जरूरी है, और ये सारे क्रैमर रूल वाले ही टर्मिनोलॉजी है। मैं यहाँ पे आपको टर्मिनोलॉजी की बात कर लेता हूँ, टर्मिनोलॉजी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सबसे ज़्यादा काम की है, इसी में से पूछा जाएगा। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यदि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, एक भी सॉल्यूशन आ जाएगा, एक भी सॉल्यूशन आ जाएगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन आ जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट। यदि इसने बोल दिया कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, मतलब कम से कम भी तो एक सॉल्यूशन आएगा। कम से कम एक आने का मतलब मैक्सिमम कितना भी आ सकता है, राइट है। सेकंड पॉइंट, यदि मान लो नो सॉल्यूशन आ गया कि नहीं कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, राइट है। थर्ड पॉइंट में यदि d1 d2 d3 जीरो हो गया, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 जीरो हो गया, तो ये होता है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन, ये देखो ये जीरो हो जाए मतलब क्या हो जाए, यहां पे मैं आपको यहीं पे लिख देता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। ये कौन सी इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। ये क्रैमर रूल में भी बताया गया था आपको, होमोजीनियस इक्वेशन के अंतर्गत आते हैं ये, ठीक है ना। a1x प्लस b1, यहाँ पे जीरो बस होना चाहिए, बात खत्म है। तो इससे एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलता है हमें, ठीक है ना। तो क्या होता है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, फोर्थ वन, मान लो हमारे पास सॉल्यूशन आया, बट ऐसा सॉल्यूशन आया, ये वाला सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो, मतलब तीनों वेरिएबल जीरो आ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। यदि ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन। और फिफ्थ, नॉन ट्रिवियल क्या होगा, यदि एक भी नॉन जीरो आ जाए,
एटलीस्ट वन, ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड विल बी नॉन जीरो। यदि ऐसा नॉन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कई लोग बोलेंगे कि कंसिस्टेंट के अंदर ही आएगा क्या नॉन ट्रिवियल, हाँ बिल्कुल, ट्रिवियल भी कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है। ट्रिवियल इज ऑल्सो सॉल्यूशन। x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स और y और z तीनों 0 0 हो जाए तो देखो होमोजेनियस इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा सीधा सीधा। यदि तीनों को 0 रख दो तो 0 0 0 0 0 है ना, तो वो कंसिस्टेंट के अंदर ही आता है। तो ये बात आपको बस ध्यान में रखनी है। कैसे, एक भी सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट करता है, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट, और नहीं एग्जिस्ट करता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद से यदि होमोजेनियस इक्वेशन का तो मतलब ही नहीं है सॉल्यूशन में। ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या हो जाता है कि यदि तीनों वेरिएबल या दो वेरिएबल में है तो दोनों वेरिएबल 0 हो जाए, दोनों का आंसर बस 0 ही आए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, और एक भी नॉन जीरो हो जाएगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो आई होप ये पहले का ही है, क्रैमर रूल में ये सारी चीज़ें बताई गई थी, फिर भी मैं बता रहा हूँ। आई होप बात समझ रहे होंगे आप। तो फिलहाल वीडियो पॉज करके लिखो, फिर इसकी और कंडीशंस को हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि और कंडीशंस चेंज करने पे क्या फर्क पड़ता है, और फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। राइट है, तो आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं मिटाता हूँ। तो हमारे पास x का फॉर्मूला आ चुका था। x एक मैट्रिक्स है और असल में तो आया था a इनवर्स इंटू बी, और हमने उसको और मॉडिफाई कर दिया था और लिख दिया था एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन मॉडुलस ऑफ a। चूंकि a इनवर्स इतना होता है, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला जनरेट हो गया था। बट यहाँ कुछ कंडीशंस भी लगेंगी, ठीक है, यहाँ कुछ कंडीशंस भी लगेंगी। थोड़ी गर्मी है तो पसीना दिख रहा होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, चूंकि अभी रिसोर्सेस कम है, बट कोई बात नहीं, ठीक है ना, फोकस हमारा रहेगा इधर। हाँ, तो इसमें कंडीशंस क्या हो सकते हैं, कंडीशंस ये हो सकते हैं कि कभी कभी मॉडुलस ऑफ a 0 हो जाए तो क्या करेंगे, हो सकता है ना, ये बिल्कुल आप वैसे ही देखें जैसे आप वहाँ पे क्रैमर रूल में भी आप निकाल रहे थे ना, x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। बस नीचे जो डेल्टा है वो यहाँ पे क्या आ गया है, मॉडुलस ऑफ a आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ a आ चुका है, और ऊपर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जो है वो ये पूरा टोटल एक साथ आया हुआ है, ये टोटल एक साथ आया हुआ है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिटेल में एक बार मैं एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। x की वैल्यू जो है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू बी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ। फ्लो चार्ट में पहला केस हम ये लेते हैं कि बाई द वे मॉडुलस ऑफ a जो है वो 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। और एक केस ये लेंगे कि 0 ना हो, राइट है। तो मान लिया कि मॉडुलस ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 और हियर मॉडुलस ऑफ a इज इक्वल टू 0। जैसे ही नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हम चेक करेंगे b के बारे में, हम b के बारे में चेक करेंगे। अब मैं दो पार्ट में और लेके जाता हूं, ठीक है। अब बोला कि इफ b इक्वल टू 0 और इफ b इज नॉट इक्वल टू 0। 0 का मतलब मेरा नल मैट्रिक्स की बात हो रही है, यहाँ कोई नंबर तो है नहीं, ठीक है, ये जरूर 0 है, ये नल मैट्रिक्स है, गाढ़ा कर दिया ना। तो b यदि 0 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया x की वैल्यू कुछ आ जाए, y की वैल्यू भी कुछ आए और z की वैल्यू भी कुछ आए और सब फाइनाइट आए। यहाँ भी दो गेम होंगे अपने पास कि यदि a 0 हो गया तो, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो गया तो फिर मैं पूरा का पूरा एक ही बार चेक कर लूँगा ऊपर वाला। मैं बोला कि अब एडजॉइंट ऑफ a, सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी या तो 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी या तो नॉन 0 हो जाए। नीचे 0 है, ऊपर भी 0 हो जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, राइट है। और ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन वाला केस है, समथिंग वैल्यू देगा, नीचे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और यही कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट, राइट है।
तो कभी भी आपको इनकंसिस्टेंट वाले और इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन की बात आएगी तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो कर देना है, बाकी केस में तो नहीं होगा जीरो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप क्रैमर रूल में पढ़े थे। क्रैमर रूल में डेल्टा जीरो होगा या डेल्टा जीरो नहीं होगा। डेल्टा जीरो होगा तो ये रहा। उसके बाद क्या बोला गया था कि यदि इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हो गया तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, और इनमें से सारे जीरो हो गए तो वहां पे एक केस था इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन वाला भी था, बट जरूरत नहीं है उसकी यहाँ पे, ठीक है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अपने सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। और डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, और ये तीनों डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, तीनों जीरो हो जाए। यहाँ पे बी का मतलब ये टोटल, ये ऊपर वाला टोटल जीरो, चाहे तो दोनों ही लिख लो, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो हो जाए, और यहाँ पे क्या लिख सकते थे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो भी है वैल्यू देख लो आप, ठीक है, ऐसा हो जाए, बात खत्म है। तो चूंकि ये मैट्रिक्स ही देगा ना, ये तो ये मैट्रिक्स आ रहा है, ये नल मैट्रिक्स है, जीरो का मतलब बोल रहा हूँ ना, नल मैट्रिक्स है, ये आप समझते रहे, तो ऐसे बोल सकते हो। तो ये पूरा गेम इसी पे बेस्ड है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसी ऐसी चीजें लिख के आएंगे, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, कंसिस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा जी, ठीक है। तो ये क्रैमर रूल से आपको याद होगा और यहाँ भी याद हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन कैसे करते हैं ये सिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं मेथड ऑफ इन्वर्जन भी आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, कि हाउ टू डील विथ मेथड ऑफ इन्वर्जन, और फिर हम एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीके से करेंगे, राइट। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन बताता हूँ आपको। अब देखो क्या होता है, बहुत ही ईजी है मेथड ऑफ इन्वर्जन। स्टार्ट इसी से होना है, कैसे, ax इक्वल टू बी लिखना है, पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, देन वेरिएबल मैट्रिक्स, देन कांस्टेंट मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये हमारे पास था ax इक्वल टू बी, तो मैं ax इक्वल टू बी लिख देता हूं पूरा डिटेल में। तो a हमारे पास क्या था, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। ये था x y एंड z, और ये था हमारे पास b, मतलब d1 d2 d3। होमोजीनियस हो, कोई भी हो, काम चल जाएगा। देखो ध्यान से, थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बताया था, थोड़ा सा ये छोटा लग रहा है तो इसको मैं बड़ा कर दूं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं एक बात आपको बताया था कि कभी भी दो मैट्रिक्स A इंटू बी इक्वल टू सी लिखा हो तो इसके कॉलम में कुछ भी मैं चेंज करूं और इसके कॉलम में कुछ भी चेंज करूं, इसको एज इट इज रहने दूं, तो मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आप देखे होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट मैं बता रहा था, जिसको नहीं पता पिछले लिंक में जाके देखे, पिछले लेक्चर में जाके देखे। क्या यदि इसके कॉलम में और इसके कॉलम में मैं कुछ ऑपरेशंस लगाऊं, इसको एज इट इज रहने दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखो, इक्वेशंस एज इट इज रह जाएंगे। तो करना क्या है, पहले एक बार देख लो मैं क्या करता हूं, सॉरी कॉलम बोल रहा था, रो में, ठीक है ना। इसके रो में और इसके रो में यदि मैं कोई भी ऑपरेशन लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इनके रो में, ए के रो में और डी के रो में कोई भी ऑपरेशन लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये एज इट इज लिखा है ना, ये ऐसा ही रिजल्ट देगा। आप पिछले लेक्चर में भी जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने आपको जब कंसेप्ट बता रहा था इसका ट्रांसफॉर्मेशन का, तो मैं वहां पे आपको डील किया था। फिर भी मैं करके दिखा देता हूं। मैं मान लो कि रो 1 को रो 2 से चेंज कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, तो देखो तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं इसको फिक्स रखूंगा। चेंजेस कहाँ होंगे, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में। तो रो 1 और रो 2 को मैं इंटरचेंज करने वाला हूं, तो यहां पे आ जाएगा a2 b2 c2 a1 b1 c1 a3 b3 c3, राइट। दिस इज x y एंड z and this is d1 d2 and d3, राइट है। अब क्या होगा, अब आप मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2, सॉरी इधर भी चेंज होगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा d2 और यहां पे क्या हो जाएगा d1, चेंज यहां नहीं करना, तो क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है। तो अपना इक्वेशन था ना ऐसा, अपना इक्वेशन ऐसा था ना। ऐसे ही a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये भी था। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो करना क्या है, मुझे इस वाले को मैं कुछ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के
या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाऊंगा। इसको क्या करना है मुझे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है मुझे। मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा आपको, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, या तो यूटीएम या एलटीएम मैट्रिक्स सही है। और ये ऑटोमेटिक जो होता रहे इसको होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा हॉरिजॉन्टल टाइप का। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आएगा, होगा क्या, जब आप अपर और या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे, यदि सपोज मान लो कि अपर बना रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा। तो बस इतने एलिमेंट्स यहाँ बचेंगे, 2 यहाँ बचेंगे और 1 यहाँ बचेगा। तो डायरेक्टली z की वैल्यू मिल जाएगी, z इसमें रखोगे तो y मिल जाएगा, और y और z इसमें रखोगे तो x मिल जाएगा। ये भी एक मेथड होता है, एग्जाम्पल से मैं क्लियर आपको और कर दूंगा। क्या बोला, इसमें केवल यहाँ C3 बचेगा क्योंकि इधर 0 बनाएंगे, क्योंकि मैं इसको UTM बनाने की कोशिश करता हूँ, या LTM बना सकते हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये होता है हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन। 2x2 के लिए भी ऐसे ही करते हैं, 3x3 के लिए भी ऐसे ही करते हैं, कोई अलग मेथड नहीं है, राइट। तो आई होप बात को समझ गए होंगे और एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ और कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने लिख दिया, x + 2y + 3z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, minus of 3x + 3y + 4z = 2. Find x, y, z by using मैट्रिक्स मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड एंड इन्वर्जन मेथड और मेथड ऑफ इन्वर्जन, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड से देखेंगे इसी क्वेश्चन को, और इन्वर्जन मेथड से भी देखेंगे इसी क्वेश्चन को, देन चेक करेंगे दोनों से आंसर सेम आता है कि नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में पॉइंट नंबर 1 करते हैं इसका। पॉइंट नंबर 1 क्या है, मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में सबसे पहले मैं क्या बना लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ। ए क्या था, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3, ध्यान देना 1 2 3 एंड 2 3 एंड 2 -3 3 एंड 4, ये हमारा ए हो गया। ऐसे ही हमारे पास x भी है, तो x तो पहले से ही सबको पता है कि x y z है, यहाँ पे कहीं अल्फा बीटा गामा आ सकता है, कहीं p q r आ सकता है, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। और b मैट्रिक्स जो है वो कांस्टेंट वाला 1 2 एंड 2, दिस इज 1 2 एंड 2। तो हमें पता है कि मुझे निकालना है x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन मॉडुलस ऑफ a इंटू b, और A इनवर्स इंटू बी, मतलब A इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप A इनवर्स निकालें, और आपको ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले क्या चेक करना है, उसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, मैं बोलता हूं फॉर A इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A की बात करता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A मैं लिख दूं क्या इसको, चलो लिख देता हूं 1 2 -3 2 3 3 2 3 एंड 3 एंड ये 3 2 4 3 2 एंड 4, राइट। मैं ओपन करता हूं, 1 को बाहर लिया, दिस इज 12 -6, 1 को बाहर लिया, 12 -6 6 हो गया, -2 बाहर लिया तो कितना हो जाएगा 8, एंड माइनस ऑफ -6 +6, 8 + 6 14 एंड +3 इंटू 6 + 9, 6 माइनस ऑफ -9, तो 6 + 9 दिस इज 15, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 28 प्लस ऑफ 45, 51 माइनस 28, और जैसे भी करना है आपको कर लो। तो ये हो जाएगा 23, आई थिंक, देखो तो 23 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेते हैं। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ A की बात करने हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे, देखो यहां से, ध्यान से कहीं से भी देख लो, यहां पे देखो 1 के लिए क्या करेंगे 12 - 6, ध्यान से देखें 12 - 6 दैट विल बी 6, ठीक है, साइन बाद में देंगे। 2 के लिए देखें तो ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट हो गया। 2 के लिए 8 और माइनस ऑफ -6, 2 इंटू 4 8, माइनस ऑफ -6 14, चाहे तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, दिस इज 15,
करके देख लो 15 ही आएगा। इसके लिए करके देखो तो 6 माइनस ऑफ माइनस 9 15 आएगा। ठीक है, 2 के लिए ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट। 8 माइनस 9 देखो 8 माइनस 9 दिस इज माइनस ऑफ 1। अगेन 3 के लिए 4 माइनस ऑफ माइनस 9 4 माइनस ऑफ माइनस 9 मतलब 4 प्लस 9 दैट इज 13 राइट। 2 लिया इधर तो ये 3 1 इंटू 3 माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस 6 3 प्लस 6 दैट इज 9 राइट है। उसके बाद क्या बच रहा है, इसकी डंडी थोड़ी बड़ी लग रही है तो इसकी डंडी को थोड़ा छोटा कर देते हैं, यहीं से घुमा देते हैं राइट। -3 के लिए देखो तो ये गया 4 माइनस 9 4 माइनस 9 माइनस ऑफ 5। 3 के लिए देखो 2 माइनस ऑफ 6 2 माइनस ऑफ 6 2 माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 4। एंड 4 के लिए देखेंगे तो 3 माइनस ऑफ 4 3 माइनस ऑफ 4 -1। और मैं क्या बोला था, इसका ट्रांसपोज भी लेना होता है और इसमें साइन भी देना है अल्टरनेट बेसिस पे। प्लस तो ठीक है, माइनस प्लस ठीक है, माइनस देंगे तो ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, फिर माइनस देंगे फिर प्लस ठीक है, फिर माइनस देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देन देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस गड़बड़ हो गया, ये -1 था देखो ध्यान से, फिर से करते हैं, ये भी -5 था, सबको हटाएं। 13 माइनस का आया था प्लस का आया था, यहाँ पे चेक कर लो। इसके लिए प्लस का आया था तो देखो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस ठीक है। देन माइनस प्लस माइनस तो माइनस देंगे तो प्लस माइनस राइट है। अगेन प्लस माइनस प्लस तो प्लस दोगे तो ये एज इट इज रह जाएगा, माइनस दोगे तो प्लस हो जाएगा और प्लस एज इट इज हो गया ना, देखो ध्यान से, प्लस माइनस तो प्लस हो गया, देन प्लस देन माइनस देन प्लस देन माइनस देन प्लस राइट है। और इसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी 6 माइनस 14 15 6 माइनस 14 एंड 15 1 13 एंड माइनस 9 1 13 एंड माइनस ऑफ 9 -5 4 -1 -5 4 एंड माइनस ऑफ 1। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो बस हो तो गया अब, ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। नाउ x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो मैंने क्या किया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आया है 23, बाहर ही ले लिया और एडजॉइंट ऑफ a लिख रहा हूं। ये रहा 6 माइनस का 14 एंड 15 हियर 1 13 एंड माइनस ऑफ 9 एंड -5 4 माइनस ऑफ 1 राइट। और b लिखना है यहां पे मुझे, b का यूज अब पहली बार हो रहा है। b ये रहा 1 2 एंड 2 ठीक है, 1 2 एंड 2 मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या, देखो एक 3 इंटू 3 का एक 3 इंटू 1 का बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये किसके बराबर है, x के बराबर है। तो फिर से मैं यहां पे x कर रहा हूं 1/23, देखते चलो ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 इंटू 1 6 प्लस 2 माइनस 10, मैं लिख देता हूं 6 प्लस 2 माइनस ऑफ 10, देन माइनस ऑफ 14 प्लस 26 प्लस 8, देन 15 माइनस 18 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू x। ये सेपरेट कर रहा हूं यहां पे। x को भी लिख देते हैं कैसे, xyz ऐसे लिख दो, xyz दिस इज 1/23। ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 8 माइनस 10 -2 हो जाएगा, तो दिस इज माइनस ऑफ 2, दिस इज माइनस ऑफ 2। ये कितना हो जाएगा 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा, या 26 माइनस 14 पहले ही कर दो, 12 प्लस 8 ये 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 20, तो ये माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 2/23, y की वैल्यू आ जाएगी 20/23 एंड z की वैल्यू आ जाएगी -5/23 एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें ताकि आंसर आपका सही आया कि नहीं, इसमें रख के देख लो। इक्वेशन नंबर 1 में रखा, चेक कर रहे हैं हम कि सही है कि नहीं। x की जगह -2/23 मैं रफली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। रफली x की जगह क्या रखा, माइनस ऑफ 2/23 प्लस 2y है, तो प्लस 2y मतलब प्लस 40/23 एंड प्लस 3z है, तो माइनस ऑफ 15
बाई 23 1 आ रहा है क्या, नीचे 23 रह गया, ऊपर -2 + 40 -15 हो गया, ठीक है। 1 आ रहा है क्या, ये -17 है, तो यस 23/23 ही आ रहा है, तो ये 1 आ गया, मतलब सही है। तो पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन नंबर 2 चेक कर लो। इससे क्या होगा, हो सकता है 2-4 मिनट आपको ज़्यादा लगे, बट ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है, ठीक है। दूसरे में क्या करेंगे, 2x है, मतलब -4/23 प्लस 3y है, 3y मतलब 60/23 एंड प्लस 2z मतलब -10/23। सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, -4 + 60 -10/23। 2 आ रहा है क्या, 60 - 14 46/23, 2 आ रहा है, राइट, ये 2 ही आ रहा है, तो ये सही है, मतलब दूसरा भी सही हो गया। थर्ड चेक कर लो, अब तो मुझे लग रहा है तीसरा भी सही होगा। चेक करो, -2/23 रखा है इसमें, 6/23 प्लस 60/23 एंड -20/23, तो कितना हो जाएगा, 66 - 20/23, तो दिस इज 46/23, तो दिस इज 2 आ गया ना, सही है ना, इसका मतलब आंसर हमारा सही है बिल्कुल। तो ये आंसर, अब इस आंसर को आप ध्यान से याद रखेंगे, ठीक है। पता है क्यों, अभी मैं इसको मेथड ऑफ इन्वर्जन करने वाला हूँ, देखिए तो मैं लिख देता हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई थी, इधर मैं मिटाऊंगा, अभी वैल्यू लिख देता हूँ। x की वैल्यू आई है -2/23, y की वैल्यू आई है 20/23 एंड z की वैल्यू आई है -5/23, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लिखो, मैं इसके नीचे से पूरा मिटा रहा हूँ क्योंकि फिर मेथड ऑफ इन्वर्जन करने वाला है, राइट। तो अब हम मेथड ऑफ इन्वर्जन करने वाले हैं, तो लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले लिखा हुआ था ना, वैसे ही लिखेंगे। तो हम सेकंड वाला कर रहे हैं सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे, ax = b के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखता हूं मैं ax = b के फॉर्म में। a क्या है मेरे पास, 1 2 3 2 3 एंड 2 एंड हियर -3 3 एंड 4। अच्छा, यदि 3/3 का हो जाएगा तो 2/2 का आप आसानी से कर सकते हो, केवल 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का होगा तो, ठीक है। बस ध्यान से देखते चलो इसको, XYZ = 1 2 एंड 2। अब मैं इसको या तो यूटीएम बनाऊंगा या एलटीएम बनाऊंगा। यूटीएम मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या एलटीएम मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यदि मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाता हूं तो मुझे ध्यान रखना होगा कि इसको 0 बनाना होगा, इसको 0 बनाना होगा और इसको 0 बनाना होगा, ठीक है। या तो मैं इसको 0 बना लूं और इसको 0 बना लूं और इसको 0 बना लूं, और ये बिल्कुल ध्यान रहे कि आपको लगाना क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ERT ही यूज करना है, क्योंकि देखो उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं किसको बनाना हमारे लिए इजी है, आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। उतना इजी भी नहीं है कि बहुत आराम से बना लेंगे, बट फिर से देखते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। चलो मैं इधर 0 बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इसकी हेल्प से मैं 0 बना सकता हूँ। इसकी हेल्प से कैसे, देखो R2 में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R2 - 2 R1, और R3 में भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 + 3 R1, क्योंकि R3 पहले से ही निगेटिव है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, तो R1 तो 1 2 3 रहने दिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, R2 - 2 R1, तो 2 - 2 0 हो गया ये, और 3 - 2 × 2 3 - 4 दिस इज -1 एंड 2 - 6 -4 अगेन हियर -3 + 3 0 3 एंड +6 3 × 2 3 + 6 8 एंड 4 + 3 × 3 9 दिस इज 13। यहां तो हमने चेंज कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये तो XYZ ही रह जाएगा, और यहां चेंज होगा। R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में चेंज है। R2 क्या किया है, R2 - 2 R1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, और R3 + 3 R1 कर दिया है, तो R3 + 3 R1, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या टारगेट है, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाना हमारा टारगेट है। अब देखो कैसे इसको 0 बनाएंगे, मैं सेकंड रो की हेल्प से बनाऊं, क्योंकि फर्स्ट रो की हेल्प से तो 1 आ जाएगा ना इधर। अब मैं क्या करता हूं, R3 में R3 + 8 R2 कर देता हूं,
तो इससे क्या होगा, 8 + 8 होते ही 0 हो जाएगा, नहीं है 8 - 8 बन जाएगा, और बाकी जैसे बनेगा देख लेंगे। तो इससे ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो R3 में लगाना है ना, तो ये तो फिक्स रहेंगे 1 2 3 एंड 0 -1 -4, ये 0 हो जाएगा, R3 + 8 R2, R3 + 8 × 0 0, 8 + 8 R2, तो 8 - 8 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, एंड 13 + -32, 13 - 32, 13 - 32 निगेटिव आएगा, पहली बात, माइनस का 19 आएगा, यस माइनस का 19 आएगा, ठीक है। और हियर x y एंड z = फिर यहां भी चेंज करेंगे, तो ये तो फिक्स रहेगा 1 0, यहां पे चेंज होगा, यहां पे क्या चेंज होगा, देखो ध्यान से, R3 में 8 R2 ऐड करना है, तो 5 में 8 R2 ऐड भी कर दोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लो, -32 + 13, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चूंकि मुझे दिख रहा है -19 z = 5, तो ये 5/19 आ रहा है, बट अपना -5/23 आना चाहिए, तो कहीं तो भी मिस्टेक हमने कर दिया है, इसका मतलब सब कुछ सही तो लिखा है, 1 2 3 2 3 2 -3 3 4, राइट है। पहला ऑपरेशन R2 - 2 R1, तो दिस इज 2 - 2 0, 3 - 4 -1 एंड 2 - 6 - 4, राइट है, ग्रेट। R3 + 3 R1, तो ये तो 0 हो जाएगा, +3 R1 9 हो जाएगा, और ये 13 हो जाएगा, ये गड़बड़ हो गया है, ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे 9 हुआ है, देखो ध्यान से, R3 + 3 R1 यहाँ पे, तो R3 3 + 3 R1 6 + 3, ये 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, तो इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तो 0 होना ही है, यहाँ पे क्या होगा, 13 - 36, तो ये माइनस का 23 हो जाएगा, बात खत्म, बस हो गया खत्म। तो अब क्या करो, अब इसको ओपन कर दो, ओपन कर दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, x + 2y + 3z = 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 0x मतलब गायब, -y - 4z = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड -23z = 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/23, z डायरेक्टली आ चुका है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 z की वैल्यू पुट कर देते हैं, मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, -y = +4z, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 × z, तो -5/23, तो दिस इज 20/23, y की वैल्यू इतनी आ गई। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, x + 2y मतलब 40/23 प्लस 3z मतलब -15/23, दैट विल बी 1। तो ये क्या हो जाएगा, x + 25/23 = 1, तो x = 1 - 25/23, दैट विल बी -2/3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। सेम आंसर आ गया ना, सेम आंसर आया ना। आप इसको यूटीएम ना बना के एलटीएम में बनाते ना, मतलब यहाँ 0 बना लेते तो भी यही आंसर आता, तो भी यही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही होता है यार मेथड ऑफ इन्वर्जन, मतलब क्या करेंगे हम इसको यूटीएम या एलटीएम बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस पर कितने भी क्वेश्चन है, मेथड तो यही रहेगा। अब मैं आपको बता रहा था कि गॉस जॉर्डन मेथड हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वहाँ पे ए इनवर्स निकालना होता है, ए इनवर्स में एडजॉइंट निकालना होता है, एडजॉइंट में कोफैक्टर निकालना होता है, प्लस माइनस कितने पंगे होते हैं, तो फिर लोग सोचते हैं क्रैमर रूल से ही करो, बात खत्म करो, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड ही है ना। क्रैमर रूल में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, तो वहाँ पे केवल मल्टीप्लीकेशन रहता है, बट यहाँ क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के साथ साथ आपको अरेंजमेंट करना है, ट्रांसपोज लेना है, साइन कन्वेंशन देखना है कि कहाँ साइन कौन सा होगा, बाप रे बाप दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो दोनों से सेम आ गया, तो मोर देन इनफ है एग्जाम्पल, ठीक है। तो असल में ये चैप्टर खत्म होता है, बट मैं 2 एग्जाम्पल और लेता हूँ, थोड़ा अच्छे एग्जाम्पल मुझे दिखे थे, मतलब अच्छे नहीं, ठीक ठाक एग्जाम्पल थे, बहुत अच्छे नहीं, और प्रीवियस ईयर के आए हुए एग्जाम्पल्स थे, लास्ट ईयर में ही आए थे। एक 2016 का है और एक 2019 का है, उन दोनों को करते हैं और इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप वीडियो पॉज करके लिखो, फिर मैं वो एग्जाम्पल्स कराता हूँ आपको।
तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, JEE मेंस 2016 का क्वेश्चन है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसा मिलता जुलता एडवांस में भी आता रहता है, बट उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा रहता है, बट ये बार बार आता है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। तो बोला कि P कुछ तो भी ऐसा दिया हुआ है, A हमारे पास है, लेकिन Q जो है वो है P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, देन फाइंड आउट P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2015 इंटू P, राइट है, कोई बात नहीं। जब भी आप 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स देखें तो बहुत कुछ आप देख के भी बता सकते हो। P हमारे पास है, मैं लिख रहा हूं फिर से, √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2। ठीक है, मैं P ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूं, P ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखो, P ट्रांसपोज क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2। ठीक है, बहुत कुछ सिमिलर है इसमें, बहुत कुछ सिमिलर है। डायरेक्टली आप P ट्रांसपोज निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं आपको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स भी बताया था, इन्वर्स भी बताया था। आप ध्यान से देखो, पहले एक काम करो, छोड़ो वो बात, P इंटू P ट्रांसपोज करो। तो दिस इज √3/2 -1/2, 1/2 √3/2 इंटू √3/2, 1/2 -1/2 √3/2। मल्टीप्लाई किया, √3/2 √3/2, 3/2 प्लस, सॉरी 3/4 प्लस 1/4। ध्यान से देखें, 3/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4/4, 1 हो जाएगा। फिर यहां जाओगे तो -3/4 एंड प्लस ऑफ √3/4, -3/4 प्लस ऑफ √3/4 0 हो जाएगा। हियर -3/4 प्लस ऑफ √3/4 0 हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा। आपने क्या देखा, P इंटू P ट्रांसपोज क्या है, I है। ठीक है, P इंटू P ट्रांसपोज क्या है, I है। ये देख के ही आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, और आप वहाँ पे ट्रांसपोज वाले कंडीशन में जाके देखना, मैं कैसे आपको एक कंडीशन यहाँ पे भी बताया था, बट छोड़ो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना आ गया बस। अब देखते हैं Q के बारे में क्या है। नाउ Q इक्वल टू P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज, राइट है। मुझे कुछ ऐसा निकालना है, ठीक है। Q की पावर 2050 चाहिए मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, Q की पावर 2015 कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, P इंटू A इंटू P ट्रांसपोज की पावर 2015, ऐसा ही होगा। देखते रहे ध्यान से, देखते रहे, यहीं पर ट्विस्ट है, यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, PAPT इंटू PAP ट्रांसपोज इंटू PAP ट्रांसपोज अप टू PAP ट्रांसपोज पे खत्म होगा। और ये कितने टाइम्स होगा, 2015 टाइम्स लिखा होगा। बट ध्यान से देखें, P इंटू P ट्रांसपोज आई है ना, आप उल्टा भी करके करोगे तो आई ही आएगा। आप करके देख लो इसको, P ट्रांसपोज इंटू P जो होगा वो आई ही आएगा। देख लो करके, कोई फर्क नहीं पड़ता। P इंटू P ट्रांसपोज आई है और P ट्रांसपोज इंटू P भी आई ही आएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज ये और इसका ट्रांसपोज ये है, तो बात खत्म है। ये तो मतलब होल का ट्रांसपोज कर दो ना, तो आई का ट्रांसपोज तो आई आएगा ना। ये आपको पता है ना, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो तो भी सेम रह जाएगा। देखो तो जब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या देंगे, आई देंगे, आई देंगे, आई देंगे, आई देंगे, ये सब आई आते रहेंगे, ए बचता रहेगा बीच में। ये सारे मल्टीप्लाई होकर आई देते रहेंगे, ए बचता रहेगा। ध्यान से देखो तो Q की पावर 2015 में होगा क्या, पहला P बचा रहेगा और कितने बॉक्सेस हैं ऐसे, 2015 बॉक्सेस हैं, 2015 बॉक्सेस हैं ऐसे। हर 2 बॉक्स में से एक आई निकल जाएगा, आई निकल जाएगा, और आई किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। कितने ए बचेंगे, 2015। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर 2015 P ट्रांसपोज। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 2015 इंटू P चाहिए। तो P ट्रांसपोज तो ठीक ठाक है, Q की पावर 2015 क्या आ जाएगा, P इंटू A की पावर 2015 एंड P ट्रांसपोज, राइट।
और इनटू अब ये p है, फिर ये मिलके i बनेगा और ये मिलके i बनेगा, तो क्या बच जाएगा, केवल ये बच जाएगा। मतलब हमसे पूछा क्या है, a की पावर 2015। a क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, a तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, a यहाँ पे 1 है ऐसे, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है ऐसा है। तो a की पावर 1015 पूछा है, तो हमें निकालना है a की पावर 2015, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, a स्क्वायर निकाल लेता हूँ, देख लेते ना एक पैटर्न क्या बन रहा है। ऑप्शन भी देख के आप कुछ समझ सकते हो यदि ऐसा कुछ दिखे, लेकिन चलो बना लो, पैटर्न बना लो। 1101 एंड 1101, 1 into 1 1 plus 0, this is 1, 1 plus 1 this is 2, 0 plus 0 this is 0, 0 plus 1 this is 1। पैटर्न आपको यहीं से दिखना शुरू हो जाना चाहिए, केवल यही बढ़ रहा है ये। यदि मैं a की पावर क्यूब कर दूं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू a, देखो ना कितना आ रहा है, 1 into 1 1 0, तो 1, 1 plus 2 3, 0 plus 0 0, 0 1 1, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से a की पावर 2015 क्या हो जाएगा, 1 2015 0 and 1, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फ्रीक्वेंटली आता है, दैट्स व्हाई मैंने बता दिया, ऐसा कुछ इसमें रोल नहीं था कि इन्वर्स वगैरह का कुछ रोल हो, बट बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, इसलिए बताना मैंने अच्छा समझा कि एक अच्छा क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, ठीक है। इसके बाद एक और छोटू सा क्वेश्चन लेंगे और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको लिखो अच्छे से समझते हुए, मैं मिटाता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, JEE मेंस 2019 का, ये JEE मेंस 2019 का, ठीक है। बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस A सच दैट फॉर विच A ट्रांसपोज इनटू A 3I3 हो जाए, तो बताओ ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जब ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो हमने बोला कि कंडीशन अप्लाई कर दो, बस सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन A इंटू A ट्रांसपोज करना है मुझे। A कितना है, 0 2y 1 2xy माइनस 1 2x माइनस वाई 1। ट्रांसपोज भी आप ले सकते हैं, ट्रांसपोज ले सकते हो कि नहीं, कैसे पता ही है, 0 2y 1 2xy माइनस 1 2x माइनस वाई एंड 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया मल्टीप्लाई, 0 इंटू 0 0, दिस इज 4y स्क्वायर प्लस 1, 4y स्क्वायर प्लस 1, राइट। अगेन 0 2y स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 1 2y स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज 0, दिस इज माइनस 2y स्क्वायर प्लस 1, माइनस ऑफ 2y स्क्वायर प्लस 1, राइट। Here 2x into 0 0, 2y square and minus 1, 2y square minus 1, 4x square plus y square plus 1, 4x square plus y square plus 1, 4x square minus y square minus 1, 4x square minus y square minus 1. This is 2x into 0 0 minus 2y square plus 1, minus of 2y square plus of 1, 4x square minus y square minus 1, 4x square minus of y square minus 1, 4x square plus y square plus 1, 4x square plus y square plus 1, and this is equal to A into A transpose equal to 3I3, right. So this is equal to 3 into 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पता है जब ये 3 जाएगा तो इसको 3 इसको 3 और इसको 3 बना देगा बस। तो ये भी 3 into 3 का मैट्रिक्स, ये भी 3 into 3 का मैट्रिक्स, राइट। कंपेयर कर लिया, कंपेयर बोथ मैट्रिक्स।
तो क्या हो जाएगा उससे, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, 4y² प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है, पहला हो जाएगा 4y² प्लस 1 इक्वल टू 3। दूसरा क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट, एंड माइनस ऑफ 2y² प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस ऑफ 2y² प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर ये क्या हो जाएगा, 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0, ये तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, नहीं लिखेंगे, ये लिख लो 4x² प्लस y² प्लस 1 इक्वल टू 3। 3 कैसे, 3 अंदर गया है तो 3 बना, और ये 4x² माइनस y², 4x² माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट है। माइनस ऑफ 2y² प्लस 1 इक्वल टू 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट, तो सब लिख दिया गया इतने में। अब आपको आंसर निकालना, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से क्या हुआ, इसको इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, इसको 3 माना, इसको 4 माना और इसको 5 माना। देखो y की कितनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 4y² इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2y² इक्वल टू 1 हो जाएगा, देखें होगा, और ये भी तो वही लिखा हुआ है 2y² इक्वल टू 1, और ये भी तो वही लिखा हुआ है 2y² इक्वल टू 1, तो ये तीनों सेम ही चीज लिखा हुआ है इक्वेशन 1 2 3। तो यही 2 भी है, यही 3 भी है और यही 1 भी है, तो y² कितना आ जाएगा 1/2, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1/√2। चूंकि x और y क्या लेना है आपको, रियल नंबर लेना और बराबर नहीं लेना, तो हमने बोला रियल तो आ गया, प्लस माइनस सब रियल में ही होता है। अब जैसे ही आपको y² की वैल्यू 1/2 आ गई, आप इधर रख लो या इधर रख लो, दोनों में चेक करो। अब मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 4x² प्लस y² की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 1/2 रख दे सीधा सीधा, ये रहा 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इट मीन्स 4x² इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 माइनस 1/2 3/2। ये 3 और ये 3/2 उधर जाएगा तो आधा ही है ना, तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 3/8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस √3/2√2। और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 कर लो, चेक कर लो इसका क्या हाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4x² माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x² इक्वल टू 3/2, ये तो यही वाला आ गया, मतलब सेम आंसर है। तो हमारे पास क्या आंसर आया हियर, x इक्वल टू प्लस माइनस √3/2√2 एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ये आंसर आए हैं। मतलब x की वैल्यू ऐसे ले लो वैसे ले लो, तो कितने टोटल मैट्रिसेस बनेंगे, तो देखो कितने बनेंगे, ध्यान से देखो। या तो आप x ऐसे ले लो, मैं आपको लिख के बता देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, दोनों को पॉजिटिव ले लो और दोनों ही निगेटिव ले लो, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लिया और इसको निगेटिव ले लो, और इसको निगेटिव लेके दूसरे वाले को पॉजिटिव ले लो। तो टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे, ये x, y मैं लिख रहा हूं, मतलब x y दोनों रखोगे ये सेटिस्फाई करेगा ना। बोला y की वैल्यू कोई भी ले लो, x की वैल्यू इसमें से दोनों में से कोई ले लो, तो कोई में इसी में दोनों में से तो आ रहा है ना। तो ऐसे टोटल कितने मैट्रिक्स बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। मतलब या तो मैं x ये रख के y ये रख लूं, तो उसके लिए a इंटू ए ट्रांसपोज या a ट्रांसपोज इंटू ए 3i3 के बराबर होगा, या ऐसे या ऐसे या ऐसे। तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 है, टोटल मैट्रिक्स 4, राइट। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था तो सोचा करवा दूं, इसके पीछे भी यही लॉजिक था, बाकी कुछ खास लॉजिक नहीं है। तो आई होप आपको मैट्रिक्स चैप्टर समझ में आया होगा। पूरे 10 लेक्चर बने हैं, बट सारे लेक्चर्स काफ़ी अच्छे कंटेंट के साथ बने हैं, काफ़ी डिटेल्स में बनाए गए हैं, ठीक है। और फिर भी आपका कुछ सजेशन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है ना। सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे भी कि आपने कुछ सजेस्ट किया है, राइट है। तो मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, देखते हैं कौन सा चैप्टर होता है।
ठीक है, सारे चैप्टर तो करने ही है अपन को। थैंक यू सो मच।